आप एक दफा क्लास में मैसेज कर दें, एक दफा मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, तो सिर्फ आज ही नहीं 6 के 6 लेक्चर्स में कुछ समझ नहीं आएगी। जो लोग आज का लेक्चर में लेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उनको आगे मेरे 6 लेक्चर्स कुछ समझ नहीं आएंगे। ये बहुत जरूरी है इन 6 लेक्चर्स को समझना। तो आप लोग मैसेज एक दफा कर दें, मैं फिर 1-2 मिनट वेट कर लेता हूं। आप लोग एक दफा मैसेज कर दें सबको कि क्लास में आ जाए। शजीहा नकवी वेटिंग रूम में है, ये तो रेगुलर। और वेटिंग रूम में और कुछ स्टूडेंट्स हैं? ये बस ये एक ही है। चलें, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मैं जो 6 लेक्चर्स, आगा फरहान का क्वेश्चन है जी, पूछें क्वेश्चन। आप क्या क्वेश्चन है? जी माइक करें ऑन करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर असल में अब ये मेरा पर्सनल इशू है एसएस के साथ। मतलब मैंने जो सर सलमान काज़मी के 6 लेक्चर्स के बाद जो दरपे आए हैं, तो अगर वो मैं आपको बता दूं शायद उससे क्लैरिटी मिल जाए कि आप फिर आगे उसके ऊपर किस तरह फोकस करेंगे। क्योंकि मुझे सर असल में इशू ये है कि टाइप्स ऑफ एसएस तो मतलब लिस्ट डाउन हुए हुए हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करना कि कौन सी क्या टाइप है, वो चीज़ जो है उसकी मेरे ख्याल से प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी हमें। कि अच्छा ये आपको लिस्ट डाउन दी हुई है और आपने किस तरह से इंटरप्रेट करने। एक तो ये स्किल थोड़ी सी वीक है। दूसरा ये स्किल वीक है सर कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर से ये आइडेंटिफाई करना, उसको इंटरप्रेट करना कि अच्छा इसका किस हद तक स्टांस हो सकता है। क्योंकि हमेशा बाज़ औक़ात इस तरह से कुछ आर्गुमेंटेटिव एसेस हैं जिसके अंदर से आपको कंप्लीट आपने उसको डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं देना होता कि अच्छा ये बिल्कुल आप हार्ड लाइन पे चले जाएंगे या सॉफ्ट लाइन स्टांसेस, क्योंकि आपके स्टांसेस भी एक स्पेक्ट्रम पे हो सकते हैं। उस चीज को इंटरप्रेट करना वो एक और इशू है। और तीसरा सर मुझे थीसिस स्टेटमेंट के अंदर पर्सनल इशू आ रहा है, क्योंकि अगर हर पैराग्राफ जो है जिसका आर्ग्यूमेंट बनना है वो फिर थीसिस स्टेटमेंट के साथ लिंक होना है, तो थीसिस स्टेटमेंट एक ऑल एनकंपासिंग सेंटेंस होगा, लेकिन वो थीसिस स्टेटमेंट लिखनी किस तरह से है और आर्ग्यूमेंट्स को लिंक किस तरह वापस करना है, ये कुछ स्किल्स हैं जो इशू है। और आर्गुमेंट क्रिएशन भी एक इशू है। बट इसके अलावा अगर ये हो जाता तो फिर हमें मतलब कोई इतना खास नहीं, क्योंकि हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो सर काज़मी ने सुझा दिया हो। देखें, ये आप चीजें मुझे एड्रेस ना भी करते तो मुझे ये बिल्कुल अच्छे से पता है कि सब स्टूडेंट्स के यही मसाइल होते हैं। मैंने इन्हीं मसाइल को जो है वो सॉर्ट आउट करना है। मैं जो आपको पहले 2 लेक्चर्स दूंगा, मैं ये गारंटी करता हूं आपको, ये मैं श्योरिटी देता हूं आपको, ये मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको दूसरे लेक्चर के एंड पे जब मैं स्ट्रक्चर खत्म करूंगा तो आपके माइंड में जितनी एम्बिग्विटीज हैं वो नहीं रहेंगी। इन 2 लेक्चर्स में आपके जो इंडिविजुअल कंसर्न्स है उन वो सब के सब एड्रेस हो जाएंगे। मैंने स्ट्रक्चर जो आपको पढ़ाना है उसके अंदर एक एक क्वेश्चन को एड्रेस करना है। आपके टाइप्स वाले क्वेश्चन को मैं यहां पर एड्रेस कर दूंगा, आपके थीसिस स्टेटमेंट वाले सवाल को और इंटरप्रिटेशन को मैं कल वाले लेक्चर में जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, ऑफिशियली स्ट्रक्चर ऐसे का, उसके अंदर आपका वो एड्रेस हो जाएगा। और मैं जितने लेक्चर्स 6 के 6 दूंगा उसमें मैंने आपको सिखाना ही ये है कि टॉपिक को इंटरप्रेट कैसे करना है। तो आप लोगों को ये परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मैं जो आपको आज स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, जब ये स्ट्रक्चर खत्म होगा तो आपको किसी किस्म की एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी। अगर रहेगी तो हम आगे नहीं जाएंगे, उसका फायदा नहीं है। अगर उन एम्बिग्युइटीज के साथ मैं आगे पढ़ाता रहूं और आपको समझ ना आती रहे तो उसका फायदा क्या है? तो आप लोग तसल्ली रखें सब लोग, मैं एक एक चीज आपका एक एक पॉइंट क्लियर करके आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। थैंक यू सर। जो लोग, ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। आप लोगों ने एक एक पॉइंट को समझना है। अच्छा, जहां आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे सवाल पूछें, बेशक अपना माइक ऑन करवा लें। बेहतर है कि माइक अपना ऑन करवाएं और मुझसे सवाल पूछें, ताकि आपका सवाल बाकी लोग भी सुने। ऐसे में दरअसल जो एम्बिग्युइटीज होती हैं वो हम सबकी तकरीबन एक जैसी एम्बिग्युइटीज होती हैं। तो माइक ऑन करवाएं और सबके सामने सवाल मुझसे पूछें, मैं उसको एड्रेस करूंगा। एक चीज का ख्याल रखना है, कुछ होता यह है कि जब मैं एसे का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा होता हूं, क्योंकि मैंने उसके अंदर थॉरोली चीजों को डिस्कस करना होता है, तो स्टूडेंट मुझसे कुछ ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो आगे जाके मैंने चीज एड्रेस करनी होती है। तो मैं आपको उधर बता दूंगा, जब आपका सवाल ऐसा होगा जो मैंने आगे जाकर डिस्कस करना है, मैं आपको बता दूंगा कि आप थोड़ा वेट करें, मैं इसको आगे जाकर एड्रेस करूंगा। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं वो आपको आंसर उधर ही कर दूं तो शायद आपको तो समझ आ जाए, लेकिन बाकी सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक चीजें स्ट्रीमलाइन में चल रही होती हैं। अगर आप कोई आगे वाली चीज पहले पूछ लेंगे और मैं उसको आंसर कर दूंगा तो शायद आपको आंसर मिल जाए, बाकी सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। जहां मैं आपको कहूं कि ये चीज आगे एड्रेस होगी तो आपका आगे जाकर जरूर वो कंसर्न एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, और जब ये स्ट्रक्चर खत्म होगा 2 लेक्चर्स में, मैं फिर आखिर में आपसे पूछूंगा कि फिर अभी आपकी कोई स्टिल एम्बिग्युइटीज हैं तो आप मुझे बताएं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एसे एंड सीएसएस? अगर मैं एसे की डेफिनेशन आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसे, कोई किताबी बात नहीं, आप जो बात समझते हैं आपके दिमाग में क्या डेफिनेशन है, अगर हम वो डेफिनेशन देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एसे इज सिंपली द एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स इन राइटिंग? कि एक टॉपिक आपको दे दिया गया है, आप उस टॉपिक के ऊपर अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं राइटिंग के फॉर्म में। हम इसे ऐसे कह सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन, कि अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना राइटिंग के फॉर्म में, दिस इज योर एसे। ये एक सिंपल डेफिनेशन है एसे की। अब हमें ये देखना है कि सीएसएस में एसे को इंडक्ट करने का मकसद क्या है, स्कोप क्या है सीएसएस में एसे का। अगर मैं आपसे पूछूं इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी के सब्जेक्ट का क्या स्कोप है सीएसएस में, आप कहेंगे कि कंपैटिटिव एग्जाम्स में एक स्टूडेंट के, एक एक्सपायरेंट के लिंग्विस्टिक स्किल्स को देखा जा रहा है इंग्लिश प्रेसी के इम्तिहान में, कि आपके इंग्लिश लिंग्विस्टिक स्किल्स कैसे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान अफेयर्स का क्या स्कोप है, तो आप कहेंगे कि एक स्टूडेंट के पास अपने मुल्क की हिस्ट्री और उसके कॉन्टेम्पररी अफेयर्स से रिलेटेड किस डेप्थ में नॉलेज है, उसको देखना एग्जामिनर का मकसद है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो हमें समझ आती है कि दुनिया में जो कॉन्टेम्पररी इश्यूज इस टाइम चल रहे हैं, उनकी स्टडी और उनके एनालिटिकल आपकी अप्रोच क्या है, ये देखा जाता है सीएसएस में। इस्लामियत को इंडक्ट करने का मकसद है रिलीजन से रिलेटेड आपका कितना नॉलेज है अपने रिलीजन के बारे में, और साइंस को लिखा जाता है कि आपके बेसिक साइंसेस पे आपको कितना अबूर हासिल है, और इसी तरह से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपका किसी हद तक कोई नॉलेज देखा जा रहा है। एसे में क्या देखा जा रहा है, एसे का क्या स्कोप है सीएसएस में? एसे में एक एग्जामिनर आप में 2 चीजें देख रहा है। नंबर 1, मैच्योरिटी ऑफ योर थॉट्स, आपकी थॉट्स में मैच्योरिटी कितनी है, आप जो अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें मैच्योरिटी कितनी है। आपने कल को एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, उनको मैच्योर लोग चाहिए, उनको इमेच्योर लोग नहीं चाहिए। और सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर थॉट्स, आपकी थॉट्स में ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी अप्रोच कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। उनको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एक ऑर्गेनाइज्ड आदमी चाहिए। आप जो चीज राइट कर रहे होते हैं, आप राइटिंग के अंदर आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कर रही होती है। एक टॉपिक के ऊपर जब आप इजहार ख्याल कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बता रहा है कि ये शख्स कैसा सोचता है, इसकी सोच में मैच्योरिटी कितनी है, और इसकी सोच में ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, ये कितने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक बात को कर रहा है। ये मकसद है सीएसएस एसए को कंपैटिटिव एग्जाम्स में इंडक्ट करने का। समझ आ गई बात की?
अच्छा, अब हम आते हैं टाइप्स पे कि कितनी टाइप्स कैसे होता है। आगा का क्या क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसे किस टाइप का है। यह आपको पता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एसे की टाइप्स आपको बेसिक लेवल पे पढ़ाई जाती हैं ताकि आपको एसे का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ जाए। एसे की कोई भी टाइप ऐसे आ जाए उसका स्ट्रक्चर सेम है। तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि एक्सपोजिटरी ऐसे आ गया, डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ गया, नैरेटिव ऐसे आ गया, आर्गुमेंटेटिव ऐसे आ गया, स्ट्रक्चर तो सेम है। ऐसे की टाइप्स आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाई जाती है, उनकी मैनिफेस्टेशन है ही कोई नहीं। तो कोई किसी किस्म का भी टॉपिक आ जाए ऐसे के अंदर, उसका स्ट्रक्चर सेम है, चाहे वो आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटरी, उसका स्ट्रक्चर सेम है। तो आपको उस कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है उस चीज के अंदर कि जी अब ये टॉपिक आ गया, पहले मैंने समझना है कि कौन सी टाइप है। समझना तो तब जरूरी हो कि अगर हर टाइप का अलग स्ट्रक्चर हो, तब हमारी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि हमें समझना है कि एक ये टॉपिक आ गया तो उसकी ये टाइप बनती है और इस टाइप के लिहाज से इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। जब स्ट्रक्चर ही ऐसे का यूनिवर्सल है तो हमें क्यों कंफ्यूज होना है कि कौन सी टाइप का ऐसे है, ये कौन सी टाइप का नहीं है। तो टाइप्स आपको सिर्फ ऐसे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाई जाती हैं। अब मैं भी आपको यहां पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें पढ़ाऊंगा, आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना आपने, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। जी आगा, यहां पे सवाल एड्रेस हुआ आपका जो आप पूछ रहे थे मुझसे। ऐसे की 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 एक्सपोजिटरी ऐसे, नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नंबर 3 आर्गुमेंटेटिव ऐसे, नंबर 4 नैरेटिव ऐसे। बात शुरू करते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे से। व्हाट इज meant by expository essay? एक्सपोजिटरी का वर्ड ड्राइव हुआ है एक्सपोजिशन से, एक्सपोजिशन, और एक्सपोजिशन का वर्ड ड्राइव हुआ है टू एक्सपोज से, एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खोलना, किसी चीज को ओपन करना, किसी चीज को एक्सप्लोर करना, यही होता है ना। एक्सपोजिटरी टॉपिक जो होता है ना, कोई एसे का टॉपिक हो, अगर हमने देखना हो कि एक्सपोजिटरी टॉपिक कैसे है तो उसकी 2 निशानियां होती हैं। नंबर 1, हमेशा उस टॉपिक के अंदर कोई इशू हाईलाइट हो रहा होगा, हमेशा कोई इशू हाईलाइट हो रहा होगा। तो एक्सपोजिटरी ऐसे हमेशा इशू बेस्ड टॉपिक होता है। पहले बात सुननी है फिर सवाल करना है। उस्मान, पहले अभी मैंने आपका सवाल पढ़ा नहीं है, मेरी बात को गौर से सुने, अंदर किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछना, मैं खुद सवाल का आपको कहूंगा फिर मुझे पूछिएगा और स्टेप बाय स्टेप मैं कहता रहूंगा। सिर्फ मेरी बात तसल्ली से गौर से सुने, पेंसिलें हर चीज छोड़ दें, कॉपी पेंसिल छोड़ दें, हर चीज मैंने आपको एक फाइल दे दी है उसमें लिखी हुई है। मेरी बात गौर से सुने, समझना है इस चीज को, सवाल बाद में। टू एक्सपोज, ठीक है। एक्सपोजिटरी एसे की 2 निशानियां हैं। एक टॉपिक हमें कैसे पता चलेगा ये एक्सपोजिटरी है? नंबर 1, वो इशू बेस्ड टॉपिक होगा, हमेशा कोई इशू हाईलाइट हो रहा होगा, इशू बेस्ड टॉपिक। नंबर 2, 3 फैक्टर्स मैं लिखने जा रहा हूं, इन 3 फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर उसके अंदर हाईलाइट हो रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक एक्सपोजिटरी ऐसे है। अब जरा बात सुने। नंबर 1, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। नंबर 2, कंपैरिजन। नंबर 3, कंट्रास्ट। कोई भी ऐसे का टॉपिक, उसमें इशू हाईलाइट हो रहा है या और इशू हाईलाइट होने के साथ इन 3 फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर हाईलाइट हो रहा होगा, या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, या कंपैरिजन होगा, या कंट्रास्ट होगा। अब मैं एक एक करके आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। मैं यहां पर एक टॉपिक लिखता हूं, एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान
कॉजेज एंड इम्प्लीकेशंस। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस, इसके कॉजेज और इम्प्लीकेशन, इसमें दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। इसमें इशू भी हाईलाइट हो रहा है एनर्जी क्राइसिस, और इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है, कॉजेज एंड इम्प्लीकेशन। तो हमें समझ आ गई कि दिस इज एन एक्सपोजिटरी एसे। इतनी बात समझ आई? आगे भी एग्जांपल देता हूं, कंपैरिजन कंट्रास्ट की भी देता हूं। यहां समझ आई बात की, इशू हाईलाइट हो रहा है, इशू के साथ कॉजेज एंड इम्प्लीकेशंस आ रही हैं। क्लियर? अच्छा, अब आगे आ जाएं। अब हम कंपैरिजन की देख लेते हैं एग्जांपल। ग्लोबलाइजेशन has created more problems than solutions. ग्लोबलाइजेशन ने मसाइल ज्यादा खड़े किए हैं सॉल्यूशन की निस्बत। एक इशू हाईलाइट हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने मसाइल खड़े किए हैं। इशू है ना, इशू बेस्ड टॉपिक। कंपैरिजन कैसे है? मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस। कंपैरिजन बिटवीन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन ने क्या मसाइल खड़े किए हैं और दुनिया को फैसिलिटेट कैसे किया है, इसका कंपैरिजन। तो इशू बेस्ड टॉपिक और कंपैरिजन, तो हमें समझ आ गई कि ये एक एक्सपोजिटरी टॉपिक है। एक और मिसाल देख लें। ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ और अ रियलिटी। ग्लोबल वार्मिंग एक मसला है, क्लाइमेट चेंज एक मसला है, इशू बेस्ड टॉपिक। अ मिथ और अ रियलिटी, मिथ है या रियलिटी है, कंट्रास्ट। तो हमें समझ आ गई, हमें पहचान हो गई कि ये जो टॉपिक है ये एक एक्सपोजिटरी टॉपिक है। दो निशानियां, एक इशू बेस्ड टॉपिक होगा हमेशा, और दूसरा उसमें कंपैरिजन, कंट्रास्ट या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पूछा जा रहा होगा। यहां तक मेरी बात समझ नहीं आई तो पूछें जी। ऐसे की पहली टाइप में किसी किस्म का कोई मसला, एक्सपोजिटरी ऐसे। क्वेश्चन ऊपर करें जी, जो क्वेश्चन था स्टूडेंट का एक। लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ और अ रियलिटी। कंट्रास्ट किसको कहते हैं? दो चीजें जो ऑपोजिट हों। इशू हाईलाइट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना। तीसरी मैंने आपको पॉइंट बताया था, कंट्रास्ट, अ मिथ और अ रियलिटी। ग्लोबल वार्मिंग मिथ है या रियलिटी है? मिथ और रियलिटी में कंट्रास्ट आ गया ना। बात समझ आ गई? Isn't the global warming example and argumentative? ऐसे नहीं, ये argumentative ऐसे नहीं, आप लोगों के गलत कॉन्सेप्ट बने हुए हैं argumentative ऐसे की, वो मैं अभी आगे जाके बताता हूं। एक्सपोजिटरी समझ आ गया ऐसे? एक्सपोजिटरी ऐसे समझ आ गया। मैंने आपको फिर बताया कि ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना टाइप्स को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको सर पे सवार नहीं करना कि जी एक टॉपिक सीएसएस में आ गया अब इसको पहले सोचने बैठ जाए। एक्सपोजिटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटेटिव है, जो भी है स्ट्रक्चर सेम है, जो मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा। क्लियर? अच्छा, अब आ जाए डिस्क्रिप्टिव एसे पे। सेकंड टाइप है डिस्क्रिप्टिव एसे। डिस्क्रिप्टिव एसे, डिस्क्रिप्टिव का वर्ड निकला है डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन का वर्ड ड्राइव हुआ है टू डिस्क्राइब से। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? किसी चीज की वजाहत करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी एसे की सेम नेचर है। ये दोनों इशू बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, ये दोनों इशू बेस्ड टॉपिक्स होते हैं। तो क्या है? इशू बेस्ड टॉपिक होगा ये भी। फर्क कहां आएगा फिर? फर्क क्या है एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव में? एक्सपोजिटरी के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंट्रास्ट या कंपैरिजन भी आ रहा होगा साथ, इन तीनों में से कुछ चीजें आ रही होगी।
अगर एक टॉपिक इशू बेस्ड टॉपिक है लेकिन उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंट्रास्ट, कंपैरिजन नहीं आ रहा, वो एक जनरल टॉपिक है लेकिन इशू बेस्ड टॉपिक है, तो वो डिस्क्रिप्टिव एसे है। डिस्क्रिप्टिव एसे की नेचर जनरल है। एक्सपोजिटरी एसे थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, जहां पर इशू बेस्ड टॉपिक तो है, साथ उसके अंदर कंपैरिजन, कंट्रास्ट या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में से कोई चीज आ रही है, तो वो एक्सपोजिटरी एसे होगा। लेकिन एक टॉपिक जो ये इशू बेस्ड टॉपिक तो हो लेकिन उसके अंदर ये तीन चीजों में से कोई चीज भी ना आ रही हो, वो जनरल टॉपिक हो, तो वो एक डिस्क्रिप्टिव एसे है। दैट्स इट, ये फर्क है। मिसाल सुने, 2019 में एक ऐसे आया, न्यू वॉर्स lie in economic fronts। क्या मतलब है कि आज की जो मॉडर्न वॉर्स हैं, आज के दौर की जो जंगें हैं, वो इकोनॉमिक फ्रंट्स पर लड़ी जा रही हैं। आज की जंगों के इकोनॉमिक मोटिव्स हैं। इशू का हाईलाइट हो रहा है, जंगों की बात हो रही है, जंग एक इशू है, क्राइसिस है। वो कहते हैं आज की जंगों के पीछे इकोनॉमिक मोटिव्स हैं। इशू तो हाईलाइट हो रहा है, लेकिन क्या कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है? क्या कंट्रास्ट आ रहा है? क्या कहीं कंपैरिजन आ रहा है? नहीं आ रहा। एक जनरल टॉपिक है लेकिन इशू हाईलाइट हो रहा है, दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव एसे। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि आज की जो मॉडर्न वॉर्स हैं वो इकोनॉमिक जोन्स में कैसे लड़ी जा रही हैं, उनके इकोनॉमिक मोटिव्स कैसे हैं, आप ये चीज एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप बताएंगे उन जंगों के इंपैक्ट्स क्या हैं और उनको हम रोक कैसे सकते हैं। पूरे ऐसे में आप इन चीजों को डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे आप एक इशू को, वजाहत करेंगे आप उस इशू की। तो डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी एसे में आपको फर्क समझ आया? क्या फर्क है? जी क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल तो नहीं किसी किस्म का? अच्छा, हमेशा याद रखें कि सीएसएस के अंदर आपको सजेस्ट किया जाता है, आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप हमेशा इशू बेस्ड टॉपिक को सॉल्व करें। एक्सपोजिटरी या डिस्क्रिप्टिव एसे को आप जो है वो अटेम्प्ट करें। इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह यह है कि ये इसमें रिस्क का एलिमेंट कम है, इसमें नंबर जो है वो तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूं जब मैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे को समझाऊंगा, उसके साथ इनका कंपैरिजन करूंगा। ठीक है? ऐसे में क्या पॉइंट्स हाईलाइट होंगे डिस्क्रिप्टिव पे? इनका माइक ऑन करें। चलिए, जी ना, आप बिल्कुल ऐसे ही है। डिस्क्रिप्टिव में आपका एक नैरेटिव, एक्सपोजिटरी में आपके दो नैरेटिव्स हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड पे जी, सेकंड पे नाम है इनका शजीहा नकवी। जी जी जी, आप पूछें क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आई गॉट डिस्कनेक्टेड, तो जो हाईलाइट करने हैं इसके अंदर पॉइंट्स डिस्क्रिप्टिव में, वो मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए कि जैसे इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट है एक्सपोजिटरी के अंदर, तो इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइट करने होंगे, कंपैरिजन करना होगा या नहीं करना होगा? आप पूछ रही हैं एक्सपोजिटरी एसे के अंदर कंट्रास्ट में जो मैंने एग्जांपल दी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा? सर डिस्क्रिप्टिव ऐसे कि जो एग्जांपल हम लिखेंगे ना, न्यू वॉर्स लाइन इकोनॉमिक फ्रंट, इसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे या नहीं, तो ये बता दीजिए दोबारा। कंपैरिजन क्यों करेंगे? मैंने आपको यही तो बताया कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे कि जनरल नेचर का ऐसे है। क्या इस टॉपिक में आपको कहीं कंपैरिजन नजर आ रहा है? नो सर। कहीं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। आप सिंपल 3 डायमेंशनल ऐसे लिखेंगे। आप पहले एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि नई जंगें कैसे इकोनॉमिक फ्रंट्स पे लड़ी जा रही हैं, उनके क्या इकोनॉमिक मोटिव्स हैं। ओके सर। ठीक है? उसके बाद आप बताएंगे कि इसके दुनिया के ऊपर इंपैक्ट्स क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। दैट्स इट। ओके सर, ओके सर, ओके। ठीक है, क्लियर? चलें जी सर, आगे। थैंक यू। अमीर हमजा, मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करता हूं आगे जाके, आपको भी समझ आ जाएगी, आपको आगे समझ आ जाएगी भी जो मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा। अमीर हमजा, आपका क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा आगे जाके। अच्छा जी, इसमें अब बात करते हैं हम
कैमरा इशू है। अगला टॉपिक है आर्गुमेंटेटिव एसे। अब जरा बात को गौर से सुनना है, आपके माइंड के अंदर कंफ्यूजन पता क्या है आर्गुमेंटेटिव एसे को लेके? आपके माइंड में कंफ्यूजन ये होती है कि जो टॉपिक सवालिया निशान आ जाए, जिस टॉपिक के सामने सवाल पूछा जा रहा हो, वो आर्गुमेंटेटिव एसे होता है। ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ और अ रियलिटी क्वेश्चन मार्क। आप समझते हैं कि ये आर्गुमेंटेटिव एसे है क्योंकि इसमें हमने एक आर्गुमेंट लेना है कि ये मिथ है, रियलिटी है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है आप लोगों का। आर्गुमेंटेटिव एसे का कॉन्सेप्ट जरा समझना है, उसको गौर से सुनना है, मेरी तसल्ली से जरा सुनना है, अंदर सवाल नहीं पूछना, मैं बाद में लूंगा सवाल। आर्गुमेंटेटिव का वर्ड निकला है आर्गुमेंटेशन से। आर्गुमेंटेशन कहते हैं बहस को। आर्गुमेंटेशन का वर्ड ड्राइव हुआ है टू आर्ग्यू से। टू आर्ग्यू कहते हैं बहस करने को। आप एक टॉक शो देखते हैं, लेट सपोज एक इस्लाम के रिलीजन के टॉपिक के ऊपर आज एक टॉक शो है, किसी चैनल पे, जियो पे लगना है। उस टॉक शो के अंदर एक गेस्ट बैठा होगा, सॉरी एक होस्ट बैठा होगा, और उसने 4 गेस्ट बुलाए होंगे। वो 4 गेस्ट कौन होंगे? वो आलिम दीन होंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक साउंड डाइवर्सिफाइड इन डेप्थ नॉलेज है रिलीजन को लेके। कोई मेरे आप जैसा शख्स उधर जाके बैठकर उस टॉक शो में बात नहीं कर सकता क्योंकि हमारा कंप्रीहेंसिव शायद नॉलेज ना हो। उस टॉक शो में रिलीजन के टॉपिक पे वही लोग बात कर सकते हैं जिनका इन डेप्थ नॉलेज है। ऐसे ही है। क्यों इन डेप्थ नॉलेज? किस बेस पे? क्योंकि उनका बैकग्राउंड नॉलेज बना हुआ है। उस बेस के ऊपर वो बहस करेंगे, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, उनकी आर्ग्यूमेंटेशन होगी। हमेशा याद रखें, ये मिसाल थी, हमेशा याद रखें, आर्ग्यूमेंट जब भी आप करते हैं, बहस जब आप 2 से 4 लोग बैठकर किसी टॉपिक पे बहस करते हैं, वो बहस तब होती है जब आपके पास एक बैकग्राउंड, साउंड बैकग्राउंड नॉलेज होता है। इसी तरह से जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है, उस आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए आपको डाइवर्सिफाइड किस्म का साउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो नॉलेज किस किस्म का हो सकता है? आपके पास आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए डाइवर्सिफाइड और साउंड नॉलेज किस किस्म का होना चाहिए? लिटरेरी नॉलेज, फिलोसॉफिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, हिस्टोरिकल नॉलेज। अगर आपके पास ये 4 किस्म का डाइवर्सिफाइड नॉलेज है तो आप ये ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और इवन अगर आपके पास ये 4 किस्म का नॉलेज है, फिर भी गारंटी नहीं है कि सीएसएस में ऐसे पास होगा। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस जो होते हैं, इनमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। व्हाट इज मेंट बाय सब्जेक्टिविटी? किसी भी एक चीज के अंदर हम कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उस चीज का स्फीयर, उस चीज की डोमेन बहुत बड़ी होती है। उस चीज को हम 55 लोग क्लास में बैठे हुए हैं, उस चीज को हम हर कोई अपने अपने लेंस से देख रहा है, अपने अपने एंगल से देख रहा है, अपने अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है उस चीज को। और जब हम सब लोग एक चीज को अपने अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो वहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा लेंस आपके लेंस से डिफरेंट हो। और जहां पे हम दोनों का लेंस डिफरेंट होगा, आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। ऐसे ही होता है कि जब एक टॉपिक के अंदर सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसकी डोमेन बहुत बड़ी होती है, तो उसके अंदर आप उसको किसी एक लेंस से देख रहे होते हैं उस टॉपिक को, एग्जामिनर उसको किसी और लेंस से देख रहा होता है। फिर चाहे आपने बड़े अच्छे आर्गुमेंट्स दिए हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी लिखी है, अगर वो आपके उस लेंस से उस टॉपिक को नहीं देख रहा, वो अपने एक लेंस से देख रहा है, तो वो आपको वहां पर फेल कर देगा। आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस के अंदर सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, लचक बहुत ज्यादा होती है, उसका एरिया ऑफ स्फीयर बहुत बड़ा होता है। इसकी मिसाल दूंगा तो हर चीज समझ आ जाएगी। एक ऐसे है, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक लेमनेड।
क्या मतलब है इस ऐसे का? इस ऐसे को अटेम्प्ट करूंगा, अगर मेरे पास लिटरेरी नॉलेज नहीं है, मेरा लिटरेरी बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं इसको लिटरेरी टर्म्स में नहीं लिख सकता। मैं इस ऐसे को कैसे अटेम्प्ट करूंगा? मैं इस ऐसे को बिल्कुल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अटेम्प्ट कराऊंगा। मैं यहां पर लिखूंगा कि जो आज बड़ी कौमें हैं, वो बड़ी कौमें कैसे बनी, जब उनके ऊपर मुश्किलात आई तो उन्होंने कैसे उनका मुकाबला करके उनको अपॉर्चुनिटीज में बदल दिया। मैं यहां अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करूंगा कि अमेरिका के अंदर कैसे अमेरिकन कौम इकट्ठी होकर अपनी मदर कंट्री के खिलाफ लड़ी और उन्होंने अपने अलग मुल्क हासिल किया, और उसके बाद मुल्क में जो मुश्किलात आई उन्होंने कैसे यूनाइट होकर उसका मुकाबला किया। मैं बात करूंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन की कि कैसे 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और अवाम यूनाइट होकर एक मोनार्की के खिलाफ लड़ी और डेमोक्रेसी को इंश्योर किया। कैसी मुश्किलात काटी उस कौम ने और उसको अपॉर्चुनिटीज में बदला। मैं बात करूंगा पाकिस्तान मूवमेंट की कि कैसे मुसलमान कायद-ए-आज़म की लीडरशिप में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना एक अलग मुल्क लिया। उनकी किस किस्म की परसिक्यूशन हो रही थी, किस किस्म की उनकी मुश्किलात आ रही थी, जिनमें से उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया। मैं यहां बात करूंगा पर्सनैलिटीज की, अब्राहम लिंकन की। उसने कैसे यूनाइट किया अमेरिकन कौम को। एक सिविल वॉर लड़नी पड़ी अमेरिका को, जिसके बाद अमेरिका की कौम पहली दफा 100 सालों में यूनाइट हुई जब से वो आजाद हुई थी। मैं बात करूंगा सर सैयद अहमद खान की, इलामा इकबाल की, कायद आजम की, नेल्सन मैंडेला की, उसके बाद मार्टिन लूथर किंग की, जिसने ब्लैक लाइफ जो राइट्स मूवमेंट थी वो चलाई और ब्लैक्स को राइट्स लेके दिए। कायद आजम ने मुसलमानों को राइट्स लेके दिए। इलामा इकबाल सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रख के एक अलग कौम का नजरिया दिया। मैं इन लोगों की एग्जांपल्स देते हुए इस पूरे ऐसे को अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं है कि एग्जामिनर शायद इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हो। एग्जामिनर शायद इसको टोटली लिटरेरी या फिलोसॉफिकल टर्म्स में ऐसे को देख रहा हो। वो कहे ये इसने क्या लिख दिया है। मैं तो इस ऐसे को बिल्कुल लिटरेरी या फिलोसॉफिकल टर्म्स में देख रहा हूं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था इस टॉपिक का एरिया ऑफ स्फीयर बहुत ज्यादा था, इसको हर कोई अपने लेंस से देख सकता है। इसका मतलब कि यहां रिस्क आ गया। यहां पर लोग फेल होते हैं जो बहुत से आप लोगों ने लोगों को सुना होगा जो बहुत अच्छा ऐसे अटेम्प्ट करके आते हैं और नंबर उनके 4 से 5 आते हैं 100 में से। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं 5, 6, 7 पे फेल हो जाते हैं, अपनी तरफ से बहुत अटेम्प्ट करके श्योर होते हैं हमारा ऐसे पास है। वो लोग इस तरह के आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, वहां एग्जामिनर और उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता और वो फेल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है सीएसएस के अंदर एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव एसेस को अटेम्प्ट करें। इशू बेस्ड टॉपिक्स में सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट नहीं होता, या होता है तो ना होने के बराबर होता है। क्या एग्जामिनर को नहीं पता ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? क्या आपको नहीं पता ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? वो कैसे हो रही है, क्या इंपैक्ट है? क्या एग्जामिनर को नहीं पता एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, उसके क्या इंपैक्ट्स हैं, क्या कॉजेज हैं? क्या एग्जामिनर को नहीं पता ग्लोबलाइजेशन से क्या नुकसान आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे? क्या एग्जामिनर को नहीं पता आज की जंगों के पीछे इकोनॉमिक मोटिव्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिसोर्सेज हैं, ट्रेड रूट्स हैं? आपको भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है, तो सब्जेक्टिविटी तो रही नहीं। तो फिर चीजें क्या मैटर करती हैं सीएसएस कैसे पास करने की, वो मैं आगे जाके बताता हूं। तो हमेशा इशू बेस्ड टॉपिक्स की तरफ जो है वो जाएं, हमेशा इशू बेस्ड टॉपिक्स की तरफ जाएं। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जिसमें लिटरेरी फिलोसॉफिकल एसेस आते हैं उनको अटेम्प्ट ना करें। करना चाहते हैं तो जरूर करें। एक मैंने कंपैरिजन करके दे दिया, इट्स बाकी इट्स टोटली अप टू यू, इट्स योर डिसीजन। आपका कंफर्ट जोन क्या है? मैं कभी किसी चीज को चीज इंपोज नहीं करता, ना कर रहा हूं आप पे कि यही करना है, ये नहीं करना, ये कर जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक कंपैरिजन किया सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों का। अब सवाल वो शुरू हो गए ना मुझसे, मैंने यही बात की थी कि इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बेस पे देखना है। अब मुझसे सवाल शुरू हो गए, वुमेन एम्पावरमेंट किस डोमेन में आएगा, फलां ऐसे किस डोमेन में आएगा, ये ऐसे किस डोमेन में आएगा। मैंने बार बार कहा कि स्ट्रक्चर सेम है, दिमाग से निकाल दें। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, दिमाग से ये भी निकाल दें कि हमने टाइप्स पढ़ी, ठीक है? डिपेंड करता है वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक क्या है, ये डिपेंड करता है। अगर आ रहा है रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स,
वुमेन परसिक्यूशन इन पाकिस्तान, तो ये इशू बेस्ड टॉपिक्स है। ठीक है, एक वो एक टॉपिक आया था, जेन से मेरे निकल गया, बिल्कुल याद, मेरे माइंड से भी एक टॉपिक निकल गया, 2016-17 में आया था, वो एक्सपोजिट, वो था आर्गुमेंटेटिव ऐसे था। अब वो मुझे उसकी स्टेट, हाँ ये वाला, Quality the name of woman, हाँ, the name is woman, Quality the name is woman। अब ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। अगर मैं कहूं कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ये अब आपका क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी एक मसला है, एक इशू है, आपने बताना है मिथ है या रियलिटी है। अगर वो पूछता है जेंडर इक्वालिटी अ मिथ और अ रियलिटी, तो एक्सपोजिटरी है। अगर वो सिंपल स्टेटमेंट दे रहा है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो वो आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे इशू बेस्ड टॉपिक है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, यहां पे बिल्कुल आप छोड़ दें चीजों को, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बार बार कह रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप भूल जाएंगे मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई, ये सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाई जाती है। इसकी मैनिफेस्टेशन कोई नहीं है, जीरो मैनिफेस्टेशन। स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर पे फोकस होना चाहिए, टेक्निकल पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए क्या, वहां पे आप ब्लंडर्स करते हैं जहां जिसकी वजह से ऐसे फेल होता है। टाइप्स की वजह से ऐसे फेल नहीं होता, जो मर्जी टाइप आ जाए करेंगे तो आप वही ना जिसके ऊपर आपको नॉलेज होगा। आपको 10 ऐसे आ जाते हैं, आपको एक ही ऐसे आता है क्योंकि उस बारे में आपने पढ़ा, फिर चाहे वो जो मर्जी है करना तो वही है, वही करना है ना, उसके पास, उसके अलावा आपके पास चॉइस ही नहीं है। वो चाहे एक्सपोजिटरी है, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव है, ऐसे ही अगर एक आता है उस पर नॉलेज है तो वही अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, और तो कोई नहीं कर सकते आप। ऐसे की टाइप समझ आ गई। चौथी टाइप है नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे सीएसएस में नहीं आते होते। नैरेटिव का वर्ड निकला है नरेशन से, और नरेशन का वर्ड ड्राइव हुआ है टू नरेट से। टू नरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की तस्वीर कशी करना। ठीक है, तस्वीर कशी करने का मतलब क्या होता है, आप किसी टूर पे जाते हैं, वहां पे घूम फिर कर आते हैं, आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने घर वालों को आकर वो पूरा हाल अहवाल सुना रहे हैं, पूरी कहानी सुना रहे हैं, स्टोरी नरेट कर रहे हैं कि आप कहाँ गए, आपने कहाँ स्टे किया, आपने हाइकिंग की, आपने जगह जगह घूमे। तो आप जैसे जैसे उनको स्टोरी सुना रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, एक तस्वीर बन रही है, तस्वीर कशी हो रही है। तो ऐसे ऐसे जिसमें आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्टोरी नरेशन, इस तरह की चीजें बता रहे हो, इस तरह कैसे कंपेटिटिव एग्जाम्स में नहीं आते, पिछले 40 साल उठाकर देख लें आप पेपर्स। ठीक है, तो टाइप्स की हद तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, किसी किस्म का कोई सवाल अभी तक समझ नहीं आई कोई चीज, वो भी पूछ लें, कोई मसले मसाइल है तो बताएं। 3 मेन टाइप्स हैं जी। दाऊद को करें जी, इनका क्वेश्चन है। थैंक यू सर फॉर अनम्यूटिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम बात कर रहे थे इवन के हम टाइप्स में ना भी जाएं कि ये ऐसे आर्गुमेंटेटिव है। फॉर एग्जांपल यही ऐसे आ जाता है कि इफ़ लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमोनेड। अगर हम उसकी ये 4 डोमेन्स जो आपने हमें बताई है नॉलेज की लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसको लिटरेरी एस्पेक्ट्स पे भी लिखते हैं, उसको हम फिलोसॉफिकल भी लिखते हैं, और हिस्ट्री में हम उसका पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी लिख देते हैं। ठीक है, हिस्ट्री को लेके चले तो फिर क्या ये एक वैलिड ऐसे होगा विदाउट गोइंग इनटू डेप्थ, मतलब कि अगर ये रिस्की तो नहीं इधर होगा इस डोमेन्स में हम, मतलब इसमें फिर ये होगा कि हम शॉर्ट करके लिखेंगे उसको, फिर टू दी पॉइंट और प्रिसाइज होकर लिखेंगे, क्योंकि डेप्थ ऑफ नॉलेज ज़्यादा होगी तो हमें कम जगह पे, क्योंकि हमारे पास लिमिट तो 2500 वर्ड्स हैं, 25 पैराग्राफ इन शॉर्ट। ठीक है, उसी में हमें इसको लिखना है, तो प्लीज इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ऐसे में फेलियर की सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि आपके पास जितना नॉलेज होता है आप सारे का सारा कोशिश करते हैं ऐसे में डाल दिया जाए। वही बात कर रहे हैं ना आप, कि कैसे है, हम उसमें हिस्टोरिकल नॉलेज है वो भी डाल दें, लिटरेरी भी डाल दें, फिलोसॉफिकल भी डाल दें और थ्योरेटिकल भी डाल दें। आज आप ये डाल के देखें,
आपको खुद लगेगा कि ये क्या खिचड़ी सी बन गई है ऐसे में। एक पॉलिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक इकोनॉमिक पॉइंट आ रहा है, एक लिटरेरी आ रहा है, एक थ्योरेटिकल आ रहा है, एक फिलोसॉफिकल आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा ये ऐसे है या क्या है। हमेशा ऐसे को स्पेसिफिक डोमेन्स में लिखा जाता है। आप एक डोमेन उठाते हैं और उसके ऊपर ऐसे को लिखते हैं। जब आप मिक्सअप कर देते हैं ना, इस चीज से बचने के लिए कि चलो तुक्का ही सही, कोई तो एक पसंद आएगा एग्जामिनर को, उसको कोई भी पसंद नहीं आता। आप खुद देखें लिख के, आपको समझ नहीं आएगी कि आपने ऐसे में लिखा क्या है, इतनी सारी चीजें मिक्स कर दी हैं, आपके ऐसे में क्लैरिटी नहीं होगी। हमेशा ऐसे को एक डोमेन में लिखा जाता है, या लिटरेरी या फिलोसॉफिकल या थ्योरेटिकल या आपके जो वो है फिलोसॉफिकल। ठीक है, तो ये आप इस तरह अगर आप मिक्सअप चीजों को कर रहेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। चारों डोमेन्स पे आप लिखाएंगे तो वो आप खुद आज लिख के देखें। मैं आपको पता, बात सुनने से शायद उतना असर नहीं होता, आप उसे लिख के देखें, आपको खुद समझ आ जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये था कि जैसे हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को हम एज एक एब्स्ट्रैक्ट भी लेते हैं कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट होगा पूरा ऐसे का, और हम एब्स्ट्रैक्ट में ये डायमेंशंस मेंशन कर देंगे जब हम उसकी थीसिस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन करेंगे कि जी इसकी ये डोमेन्स हैं और इसी डोमेन्स में मैं लिखूंगा। जब डोमेन्स हमने डिफाइन ही, समझ गया हूं मैं। आप कह रहे हैं कि आप इंट्रोडक्शन में उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। वो जो चीज इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको फिर आगे एक्सप्लेन भी तो करना है ना, या बस इंट्रोड्यूस करके उधर ही छोड़ देना है आपका इंट्रोडक्शन। आपका कहने का यही मतलब है कि हम उसको एसे के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो जब आप एसे के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर आके भी आपको लिखना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब ये इस टॉपिक की ये डोमेन भी है, ये डोमेन भी है, ये डोमेन भी है, ये डोमेन भी है, मैं इस डोमेन पे लिखने जा रहा हूं। ये नहीं कर सकते आप। अगर आप एसे के अंदर ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस एसे की ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी है, ये भी है, फिर सबको डोमेन को एक्सप्लेन करना होगा। एग्जामिनर को उससे लेना देना नहीं है कि आपको पता है कि इसकी ये भी डोमेन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और आप इसमें से लिख रहे हैं। वो आपके आर्ग्यूमेंट्स देख रहा है कि जो आप इस पे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं शायद उनसे इत्तेफाक ना करे। उसको आर्ग्यूमेंट से लेना देना है, उसको डोमेन से लेना देना नहीं है। आप उसे बता देते हैं कि जनाब ये 4 डोमेन्स का मुझे पता है, ये ऐसे कि ये 4 डोमेन्स हैं, लेकिन मैं इस डोमेन पे लिखने जा रहा हूं। आपने लिख दिया, वो आपके ये आर्ग्यूमेंट्स पढ़ रहा है, वो इनसे इत्तेफाक नहीं करता। वो कहते नहीं, इसको तो इस डोमेन में होना चाहिए था, या मैं तो इसको इस डोमेन में देख रहा हूं। फिर क्या करेंगे? आ गया ना मसला? यस सर। चलें, और कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया? टाइप्स तक माइक ऑफ कर देंगे। टाइप्स क्लियर हैं? टाइप्स में कोई क्वेश्चन किसी किस्म का? अच्छा, आगे आते हैं। अमीर हमजा, मैंने आपको बताया कि ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है। लाइफ गिव्स यू लेमन वाला जो मैंने आपको बताया, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसे के टेक्निकल पॉइंट्स पे जहां आप लोग ऐसे फेल करते हैं। ठीक है, 2 टेक्निकल पॉइंट्स पे मैं आपसे बात करूंगा, गौर से सुनना है, तसल्ली से, फिर सवाल पूछना, सवाल नहीं अभी पूछना। पहला टेक्निकल एस्पेक्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऐसे, यहां आप लोग ऐसे फेल करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अक्सर आप लोगों के माइंड में एम्बिग्विटीज होती हैं कि ऐसे की जो स्टेटमेंट होती है क्या हम उसको उसके अगेंस्ट जाकर लिख सकते हैं? ये सवाल आता है ना ज़हन में। अगर मैं कहूं न्यू वॉर्स lie in इकोनॉमिक जोन्स, 2019 में ये ऐसे आया था कि आज की जंगें इकोनॉमिक जोन्स में हो रही हैं, या इकोनॉमिक मोटिव्स को कर लेते हैं, इकोनॉमिक फ्रंट्स कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। आज की जंगों के पीछे इकोनॉमिक मोटिव्स हैं। ये एक स्टेटमेंट है, एग्जामिनर ने कहा कि इस पे ऐसे लिखें। आपको पहले ही माइंड में एक चीज आती है कि क्या हम इसके अगेंस्ट लिख सकते हैं कि नहीं?
आज की जंगें इकोनॉमिक वॉर्स नहीं, बल्कि आज की जंगें रिलीजियस फ्रंट्स पर लड़ी जा रही हैं। आज की वॉर्स हॉली वॉर्स हैं, या आज की वॉर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। सवाल आपके जहन में उसी टाइम आता है कि क्या हम इसके अगेंस्ट जाके इसके लिख सकते हैं? आते ना जहन में सवाल। जब भी एक एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट देता है, आप उसको निगेट नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट नहीं लिख सकते आप। जब भी एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट दे रहा है, वो आपको बता रहा है कि आज की जंगें इकोनॉमिक वॉर्स हैं, वो आपसे पूछ नहीं रहा, आप उसको नहीं निगेट कर सकते। यही ऐसे 2017 में आया था, यही सेम ऐसे। वो क्या स्टेटमेंट थी? आर मॉडर्न वॉर्स नॉट हॉली वॉर्स? क्या आज की जंगें हॉली वॉर्स नहीं हैं? आप कहें नहीं है, आज की जंगें इकोनॉमिक वॉर्स हैं, तो आपको वो ये ऐसे बन गया जो 2019 में आया। या यहां पर आप इसको निगेट भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं नहीं, आज की वॉर हॉली वॉर्स हैं। तो यहां पर आप निगेट कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं। वजह, यहां एग्जामिनर आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा है कि आज की जंगें इकोनॉमिक फ्रंट्स पर लड़ी जा रही हैं, पूछ नहीं रहा। आपको इंडोर्स करना उसकी स्टेटमेंट को। यहां एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है क्या आज की जंगें हॉली वॉर्स नहीं है, तो आप कहें नहीं है। आप उसको अपने किसी भी स्ट्रॉन्ग एरियाज की तरफ, जहां पर आपका नॉलेज है, आप समझते हैं आपका नॉलेज हॉली वॉर्स पे, उस पर लिख दें। आपका नॉलेज है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे, उस पर लिख दें। आपका नॉलेज है टेरिटोरियल एक्सपेंशन के ऊपर वॉर्स होती है, उन पे लिख दें। आज की वॉर्स टेररिज्म के ऊपर बेस्ड है, उस पर लिख दें। आप कहें आज की वॉर्स हॉली वॉर्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक वॉर्स हैं, उस पर लिख दें। या आप कहें नहीं नहीं जनाब, आज की वॉर्स हॉली वॉर्स हैं। बताने का मकसद, जहां पर सवाल पूछा जा रहा है, आप उसको मोल्ड कर सकते हैं अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज की तरफ, उसके अगेंस्ट जाकर लिख सकते हैं उस स्टेटमेंट के, जहां सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि एग्जामिनर वहां आपसे पूछ रहा है, आपको चॉइस दे रहा है, लेकिन जहां स्टेटमेंट है वहां आप उसको निगेट नहीं कर सकते। यहां पे कोई क्वेश्चन किसी किस्म का? ये पहला पॉइंट है। यहां पर आप लोग क्या करते हैं, यहां पर इसको अगेंस्ट लिखाते हैं, पूरे का पूरा ऐसे फेल होता है। कोई क्वेश्चन जी यहां तक किसी किस्म का? बाकी लोग सो रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं किसी किस्म का क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा अब जरा यहां पे आ जाए। एक और मिसाल इसकी देता हूं, अपनी मिसाल देता हूं। 2017 के अंदर एक ऐसे आया, इज colonial mentality impeding Pakistan's growth? मैंने 2017 में अटेम्प्ट दी सीएसएस की, मुझे कुछ नहीं आता था सीएसएस में, 1 महीना पढ़ के अटेम्प्ट दे दी। नायाब, मैं इस पे आता हूं। क्वेश्चन मैंने अभी मैं लेता हूं क्वेश्चन, जरा पहले मेरी बात ही सुने। 2017 में जब मैंने अटेम्प्ट दी, मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं पता था सीएसएस क्या होता है। ऐसे का पेपर आया तो मुझे कोई भी ऐसे नहीं आता था। पहली ऐसे पे मेरी नजर पड़ी इस पे, इज कॉलोनियल मेंटालिटी इंपीडिंग पाकिस्तान ग्रोथ? क्या कॉलोनियल मेंटालिटी पाकिस्तान की ग्रोथ को इंपीड कर रही है? मुझे नहीं पता था कि कॉलोनियल मेंटालिटी क्या होता है और ये पाकिस्तान की ग्रोथ को कैसे इंपीड कर रही है। लेकिन मुझे एक कॉमन सेंस थी कि एग्जामिनर मुझसे सवाल पूछ रहा है कि क्या कॉलोनियल मेंटालिटी पाकिस्तान की ग्रोथ को इंपीड कर रही है? मैंने कहा नहीं कर रही। मैंने कहा इट इज नॉट द कॉलोनियल मेंटालिटी दैट इज इंपीडिंग पाकिस्तान ग्रोथ, सॉरी, इट इज नॉट द कॉलोनियल मेंटालिटी बट
द क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस दैट इज इंपीडिंग द कंट्रीज ग्रोथ। मैंने कहा ये कॉलोनियल मेंटालिटी नहीं बल्कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस का क्राइसिस है, बैड गवर्नेंस का क्राइसिस है जो पाकिस्तान में ग्रोथ को इंपीड कर रहा है। ये कॉलोनियल मेंटालिटी नहीं है, ये गवर्नेंस का क्राइसिस है जो इंपीड कर रहा है। और फिर मैंने पूरे का पूरा ऐसे में जस्टिफाई किया कि कैसे कॉलोनियल मेंटालिटी नहीं, गवर्नेंस जो है वो इंपीड कर रही है पाकिस्तान की ग्रोथ को। उसमें मेरे 42 मार्क्स थे, मेरा ऐसे पास था वो। पूरे ऐसे को मोल्ड कर दिया। क्या मेरे इस पॉइंट पे, इस स्टांस पे कोई गलत बात है? मैंने जस्टिफाई इसको किया कि पाकिस्तान को कॉलोनियल मेंटालिटी नहीं, पाकिस्तान को क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इंपीड कर रहा है, गवर्नेंस का क्राइसिस है। हम अपने अदालत ठीक नहीं कर सके, हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं कर सके, इसको कॉलोनियल मेंटालिटी कहां से आ गई? ठीक है, तो बताने का मकसद जहां आपको सवाल आ जाए उसको आप उसके अगेंस्ट लिख सकते हैं, लेकिन जहां स्टेटमेंट आ जाए उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। यहां पे आप लोगों के कोई सवाल हैं तो मुझसे पूछें। द मेन वर्ड इज हॉली वॉर, सो इफ वी नेगेट इट द होल ऐसे विल बी ऑन डिफरेंट टॉपिक। विल इट बी द राइट पाथ टू टेक? देखें जी, उन्होंने पूछा कि आप कह रहे हैं कि हॉली वॉर्स तो एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको निगेट कर सकते हैं तो हमारा ऐसे चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, चेंज हो जाएगा। वो आपसे पूछ रहा है, अगर वो आपसे पूछ ना रहा होता, आपसे एक्सपेक्ट ना कर रहा होता कि आप इसके अगेंस्ट भी लिख सकते हैं, तो वो सिंपल कह देता मॉडर्न वॉर्स और हॉली वॉर्स लिखे हम इसके ऊपर, फिर आप उसको निगेट नहीं कर सकते थे। अगर वो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, मैं जब आपसे पूछ रहा हूं कि आज की जंगें हॉली वॉर्स, क्या हॉली वॉर्स हैं या क्या हॉली वॉर्स नहीं है, तो क्या मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इसके अगेंस्ट जा सकते हैं? आप कह सकते हैं कि नहीं जी, आज की वॉर्स हॉली वॉर्स नहीं, इकोनॉमिक वॉर्स हैं। अगर मैं आपको कहूं कि जी मुझे एक्सप्लेन करें कि आज की जंगें कैसी हॉली वॉर्स हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आज की जंगें हॉली वॉर्स हैं, तो आप कह सकते हैं मुझे पता है। मैं जब आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसके अगेंस्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ है? अच्छा, आपने पूरा ऐसे गवर्नेंस पे लिख दिया और डिड नॉट मेंशन, जरा ये कीजिएगा जी, इनकी चैट ऊपर कीजिएगा। मैं क्वेश्चन लेता हूं आगे आपका। सर आपने पूरा ऐसे गवर्नेंस पे लिख दिया, डिड नॉट मेंशन व्हाट कॉलोनियल मेंटालिटी इज। नहीं, मैंने कॉलोनियल मेंटालिटी का ये बात नहीं कि मैं जीरो था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ये तो मुझे पता था, लेकिन मैं पूरा ऐसे नहीं लिखना, मैं इस काबिल नहीं था कि मैं पूरा ऐसे लिख सकता कॉलोनियल मेंटालिटी पे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया था, लेकिन ये बिल्कुल नहीं था कि मैं इसके ऊपर पूरा ऐसे लिख दूं कि कैसे कॉलोनियल मेंटालिटी इंपीड करी पाकिस्तान की ग्रोथ। तो मैंने ये बताया कि कॉलोनियल मेंटालिटी क्या होती है और कॉलोनियल मेंटालिटी की जगह क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस कैसे इंपीड कर। ठीक है, ठीक है जी, माइक ऑन करें जी इनका आगा का। इफ वी ओनली नो गुड गवर्नेंस एंड टेक आवर एसे टुवर्ड्स डायरेक्शन बिकॉज वी नो दैट एंगल इज दैट। ओके, आप तब उस सिचुएशन में कर सकते हैं जहां आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है। बात समझने की कोशिश करें आप लोग, आपके ऐसे से जस्टिफाई होना चाहिए सवाल। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में कॉलोनियल मेंटालिटी नहीं, क्राइसिस ऑफ कॉलोनियल मेंटालिटी इंपीड करी, मैं कहूंगा नहीं, पाकिस्तान में कॉलोनियल मेंटालिटी नहीं, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इंपीड करा पाकिस्तान को। मैं अब आर्गुमेंट्स अपने दूंगा कैसे कर रहा है। मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान जैसी बना तो पाकिस्तान में नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस पावर में आ गई। पाकिस्तान जैसे बना तो पाकिस्तान के अंदर जो आपकी पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी और आपकी मिलिट्री थी, इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपस में आ गए। आपको पहला अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 9 साल लग गए। आपके मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ गए कि आपके मुल्क में पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। आपके मुल्क में ये मसला आ गया कि सूबों को पावर्स मिलनी चाहिए फेडरेशन में या आपकी वफाक को पावर्स मिलनी चाहिए। आपके मुल्क में ये मसला आ गया कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल होनी चाहिए या पैरिटी बेस्ड होनी चाहिए, जिसकी वजह से 9 साल लग गए आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए। उसी दौरान आपके पहले गवर्नर जनरल ने आपकी असेंबलीज को डिसमिस कर दिया अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। फिर आपके मुल्क में मार्शल लॉ लग गया।
मार्शल लॉ के बाद जब आपके पॉलिटिकल एलीट ऊपर आई तो पॉलिटिकल एलीट ने अपने इंटरेस्ट को सामने रखा है। पूरी आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा कर देख लें, यही कुछ तो होता है। इसमें कॉलोनियल मेंटालिटी कहां से आ गई? कॉलोनियलिज्म ने तो आपको रेलवे सिस्टम दिया, आपको वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, एग्रीकल्चर सिस्टम आपको लाकर दिया। आपके मुल्क में अभी तक जितनी तरक्की हुई है वो सारी गोरों के दौर में की हुई है। तो फिर कॉलोनियल मेंटालिटी ने इंपीड कैसे किया पाकिस्तान की गवर्नेंस को? इंपीड तो आपके अपने लोगों ने किया। ये पॉइंट्स जस्टिफाइड है ना? ये मैं एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूं। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने, पोस्ट पार्टीशन, वो सारी हिस्ट्री आप उठा कर देखने, क्या है जस्टिफाइड नहीं है पॉइंट्स। मैं ये कह रहा हूं आप अपने इस एसे को अगेंस्ट जाके इस तरह से पॉइंट्स लग सकते हैं जहां आपके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ सवाल आया आपको, ऐसे आया कॉलोनियल मेंटालिटी पे और आपको ऐसे सिर्फ एक ही आप तैयार रट के गए थे टूरिज्म पे, कॉलोनियल मेंटालिटी पे आया, आपने टूरिज्म पे जाके ऐसे लिख दिए। ये बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका जो एक इशू है, आप उससे डिविएट होकर अगर सवाल पूछा जा रहा है, आप वहां पर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दें कि जी ये मसला है पाकिस्तान का। बात समझ आ गई है? जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने जो ये स्टांस लिया है कि नो कॉलोनियल मेंटालिटी इज नॉट, हाउएवर क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इज इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। अब सर इसके अंदर तो मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स के पहलू हो सकते हैं कि मतलब, अब मुझे मेरा जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक वो ये है कि क्या हमें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी कि कैसे कॉलोनियल मेंटालिटी इम्पीड नहीं कर रही, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट के पहलू ये होगा कि वो किस तरह से इम्प्रूव कर रही है, जिस तरह से अभी आपने का आर्ग्यूमेंट दिया, और तीसरा फिर हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान की इम्पीडिंग के लिए क्या मतलब जो क्राइसिस गवर्नेंस है वो किस तरह से, क्योंकि ये तीन पहलू हो सकते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि क्राइसिस और गुड गवर्नेंस या क्राइसिस और गुड गवर्नेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलोनियल लेगेसी, क्योंकि ये भी एक पहलू मतलब आ सकता है कि एग्जामिनर शायद ये भी सोच रहा होगा। आपको अपने ऐसे को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना, आपने सिंपल उनको बताना है कि जी कॉलोनियल मेंटालिटी इंपीड नहीं कर रही, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इंपीड कर रहा है। उसमें आपने अपने ये आर्गुमेंट सारे दे देने कि वो कैसे कर रहा है, ये बताना है कैसे कर रहा है। बाकी किसी भी आपने चीज को डिस्कस नहीं करना। आपने बताना है कि जी नहीं कॉलोनियल मेंटालिटी इसके पीछे नहीं है, आपने सिर्फ ये बताना है कि क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस है जिसकी वजह से फेल हुआ। दैट्स इट, सिंपल। राइट है, बताने की कुछ जरूरत नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें। अच्छा, अब हम आगे दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये आपका पहला पॉइंट था कि जहां स्टेटमेंट आ जाए उसको निगेट नहीं करना, जहां सवाल आ जाए उसको निगेट किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट आ जा सकता है सवालिया निशान जहां पे आ जाए। दूसरा पॉइंट, किसी भी ऐसे में कंट्रास्ट आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ और अ रियलिटी, कंट्रास्ट। ये मैं एक सीधी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैं आप लोगों को दो ऑप्शंस देता हूं कि मेरे पास एक ब्लैक मार्कर है और एक ब्लू मार्कर है, इनमें से मुझसे एक मार्कर ले लें। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि मेरे पास ब्लैक और ब्लू मार्कर है, ये ले लें या ये ले लें। तो आप क्या मुझे ये कह सकते हैं कि मुझे दोनों दे दें? अगर आप क्या भी देंगे तो क्या मैं दोनों दे दूंगा आपको? नहीं दूंगा। आपको ऑप्शन ही एक की दे रहा हूं। इंसानी अकल क्या कहती है कि मैं जब आपको ऑप्शन ये दे रहा हूं, ये या ये, तो आप क्या कह सकते हैं थोड़ा ये या ज्यादा ये या दोनों मुझे दे दें? नहीं ना। इसी तरह से आप लोग ब्लंडर्स करते हैं जब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता है कि अ मिथ और अ रियलिटी, ग्लोबल वार्मिंग मिथ है या रियलिटी है। आप लोग कहते हैं जी ये मिथ भी है ये रियलिटी भी है, या ये थोड़ी मिथ है ज्यादा रियलिटी है, या ये ज्यादा मिथ है थोड़ी रियलिटी है। करते हैं ना आप लोग ये। यहां एग्जामिनर आपको फेल करता है। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि सिर्फ एक स्टांस को लें, दूसरे को भूल जाएं। आप लोग सारे समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है, मिथ को भूल जाए।
मिथ का जिक्र ही नहीं करना बस। अब आप बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे रियलिटी है। अगर एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता ना कि आप मिथ के ऊपर भी थोड़ा बहुत लिखें, तो वो सिंपल इस ऐसे को एक वर्ड के को चेंज करके वो यहां पे लिख देता, ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ एंड अ रियलिटी। अब लिखें, मिथ पे भी लिखें, रियलिटी पे भी लिखें। वो आपसे पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग मिथ है या रियलिटी है, और अ रियलिटी। एक चीज, उसकी मिसाल मैंने आपको भी ये मार्कर वाली मिसाल से समझाई ताकि आपको समझ आ जाए बात। मेरे दोस्त, 2-3 दोस्तों को मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, जो ये ब्लंडर करके आए और फेल हुए। एक स्टांस, दूसरे को भूल जाए, दूसरे को छेड़ना भी नहीं है। अगर एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता कि आप दूसरे पे भी थोड़ा बहुत लिखें, कुछ लिखें, तो वो आपको जरूर ये कहता ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ एंड अ रियलिटी। मिथ पे भी लिखें, रियलिटी पे भी लिखें, या ग्लोबल वार्मिंग एंड एग्जैजरेटेड रियलिटी। रियलिटी जरूर है लेकिन ऐसी बढ़ा चढ़ा दिया है जिसमें मिथ का भी फैक्टर है, तो फिर आप मिथ भी लिखें, रियलिटी भी लिखें। जब एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है अ मिथ और अ रियलिटी, कंट्रास्ट, एक स्टांस लेना है। समझ आ गई है? ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पर स्टूडेंट्स ब्लंडर करते हैं और ऐसे अपना फेल करवाते हैं। यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। आपको मिथ पॉइंट के अगेंस्ट लिखना ही नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपने भूल जाना है मिथ को। मिथ का भी कोई फैक्टर है, ठीक है? समझ आ गई है? कैन यू डिस्टिंग्विश अ कंपेयर एंड contrast essay and an argumentative essay using an example? सुने, ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ और अ रियलिटी, ये कंट्रास्ट है। मैं कहता हूं ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस। ये कंट्रास्ट है जिसमें और आ रहा है, इसमें एक स्टांस लेना है। यहां कंपैरिजन है, हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशन, मोर देन कंपैरिजन। कंपैरिजन में आप प्रॉब्लम्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्यूशंस को भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा एटलीस्ट दो चीजों का होता है। कंपैरिजन ऐसे फेल पता क्यों होता है? क्योंकि आप स्टेटमेंट को इंटरप्रेट नहीं कर पाते सही। इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे पास करना चाहते हैं, इंटरप्रेट करें। ये बात नहीं है, कोई हरफ आखिर चीज नहीं है कि एक ऐसे में स्टांस एक लेना, दो लेने। ऐसे की स्टेटमेंट जो है मैटर करती है। इस ऐसे की स्टेटमेंट में आपने एक स्टांस लेना है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग मिथ है या रियलिटी है, एक स्टांस लेना है। यहां वो कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने मसाइल ज्यादा खड़े किए हैं सॉल्यूशंस की निस्बत, तो फिर मसाइल को ज्यादा एक्सप्लेन करना है, सॉल्यूशंस को कम करना है। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट्स की। मिथ एंड रियलिटी इज ऑल्सो कंपैरिजन। मुझे जस्टिफाई करें कैसे कंपैरिजन है ये। कंपैरिजन तब हो, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, अगर ये हो कि ग्लोबल वार्मिंग अ मोर मिथ देन अ रियलिटी, तब कंपैरिजन हो। वो कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग मिथ है या रियलिटी है। अंग्रेजी में और की क्या इंग्लिश होती है, उर्दू क्या होती है? और का मतलब क्या है? ये चीज या ये चीज। कंपैरिजन कहां से आ गया? वो पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज मिथ है या रियलिटी है। मैं आपसे पूछता हूं कि मिथ है या रियलिटी है, इनमें से एक चीज बताएं। ये कंपैरिजन है। अगर मैं आपसे पूछता हूं ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा रियलिटी है, थोड़ी मिथ है,
ये कंपैरिजन है। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। एक स्टेटमेंट में कोई चीज हरफे आखिर ऐसे में नहीं है कि आपको एक टीचर कह दे कि कोई स्टेटमेंट आज उसमें एक स्टांस लेना है या 2 लेने हैं या 4 लेने हैं। नहीं, स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज मैं आपको आगे जाकर सिखाऊंगा। I don't think more myth than a reality is a comparison. इनका माइक खोलें शहरियार का। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि कंपैरिजन लग नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन ने एक पोजीशन ली है ना कि ये एक मैथ है और रियलिटी नहीं है, तो हमने इस बात के हक में लिखने प्रूव करने अपनी पोजीशन कि ये है एक रियलिटी। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कह रहा हूं, मेरी बार बार बात सुने, माइक ऑफ कर देंगे। एक बहुत जनरल सी बात है जिसपे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत जनरल सी बात है। मेरी बात को गौर से सुने। मैंने इसीलिए आपको बहुत आसान सी एग्जांपल दी। एक कॉमन सेंस इंसानी अकल क्या कहती है कि अगर मैं आपको 2 मार्कर्स में से कह रहा हूं, मैं 2 मार्कर में से आपको कह रहा हूं कि ये चाहिए या ये चाहिए, तो मैं इसका क्या मतलब कंपैरिजन कर रहा हूं। मेरी बात गौर से सुननी है। अब आप भूल जाए, सारे क्वेश्चन छोड़ दें, मेरी बात को गौर से सुने। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको मार्कर जो है वो ये चाहिए या ये चाहिए, तो क्या मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूं इन दोनों का? मुझे इसका जवाब दें। ये कंपैरिजन है इन दोनों का? ये कॉन्ट्रास्ट है, जिसमें से आपको इनमें से एक मार्कर चूज करना होगा। इतनी बात समझ आई? कंपैरिजन क्या होगा? कंपैरिजन होगा कि ग्रीन मार्कर ब्लैक मार्कर से ज्यादा अच्छा है। यह कंपैरिजन है। ग्रीन मार्कर ब्लैक मार्कर से ज्यादा अच्छा लिखता है। दिस इज कंपैरिजन। दिस इज नॉट कंपैरिजन कि अगर मैं आपको कहूं कि मुझसे ये मार्कर चाहिए आपको या ये चाहिए, दिस इज नॉट कंपैरिजन। तो ग्लोबल वार्मिंग मिथ है या रियलिटी है? आगे क्वेश्चन मार्क है, आपसे पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग मिथ है या रियलिटी है, तो ये कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन नहीं है। आपको एक चीज बतानी है कि ये मिथ है, या आपको बताना है कि ये रियलिटी है। बात खत्म हो गई ना? बात खत्म। अगर मैं आपको कहूं कि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा रियलिटी है, थोड़ी मिथ है, ये कंपैरिजन है मिथ और रियलिटी का। अगर मैं स्टेटमेंट ये दे दूं आपको कि ग्लोबल वार्मिंग रियलिटी ज्यादा है, मिथ थोड़ी है, ये कंपैरिजन होगा। आप ज्यादा रियलिटी और थोड़ी मिथ को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ज्यादा रियलिटी कैसे थोड़ी रियलिटी है। दिस इज कंपैरिजन। अब बात समझ आई या अब भी कोई नहीं आई? ठीक है अमीर हमजा, आप कंपैरिजन कंट्रास्ट को क्यों आप मिक्स कर रहे हैं आर्गुमेंटेटिव एसे के साथ? आर्गुमेंटेटिव एसे की बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है। इफ लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, ये आर्गुमेंटेटिव एसे है। ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, ये आर्गुमेंटेटिव एसे है। इसको फिलोसॉफिकल टर्म्स में लिख सकते हैं, लिटरेरी टर्म्स में लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल टर्म्स में लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल टर्म्स में लिख सकते हैं। आर्ट फॉर पीस हमें आया था 2019, आर्ट फॉर पीस आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। इसमें कंपैरिजन कंट्रास्ट का तो चक्कर ही कोई नहीं है। बैकर्स आर नॉट चूजर्स, बिल्कुल सही है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। बात समझ आ गई है? पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, एक इशू को डिस्कस कर रहे हैं। क्या कंपैरिजन यहां नजर आ रहा है? क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है?
क्या कंट्रास्ट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप टाइप्स के अंदर कंफ्यूज ना हो। टाइप्स की कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। एक जो स्टेटमेंट आती है उसको इंटरप्रेट करें, उसके अंदर वो पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, या बता आपको क्या रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को यही समझ नहीं आ रही कि कंट्रास्ट और कंपैरिजन क्या है, तो यही आपने फेल होना है, खुदा ना खास्ता। यही स्टूडेंट फेल होते हैं, उन्हें यही फर्क नहीं पता चलता कि कंट्रास्ट क्या है, कंपैरिजन क्या है। ये अब समझ आ गया आप लोगों को कंट्रास्ट और कंपैरिजन क्या है? इतनी बात समझ आ गई है। यहां पर हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, टाइम हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, 3 लेक्चर्स इसको लग जाएंगे खत्म होते हुए स्ट्रक्चर को, ठीक है। बहरहाल इसमें क्वेश्चंस आपके असल एड्रेस होने चाहिए, ये असल में जो है वो इशू है। अगर और की जगह एंड आ जाए तो ऑब्वियस बात है मिथ और रियलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं सब तो क्लियर हो गया, आप मुस्कुराते भी हैं या नहीं? मेरी शक्ल ही ऐसी है जी, मैं नहीं मुस्कुराता, शक्ल ही ऐसी सड़ी हुई है मेरी, ठीक है। मेरे जी 6 लेक्चर्स हैं आप लोगों के साथ। पहले 3 लेक्चर्स में मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, नॉर्मली 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारी जो वो है, डिपेंड करता है ये कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के ऊपर, डिस्कशंस के ऊपर, फिर वो 3 लेक्चर्स पे भी चले जाता है। मेरी क्लास 10:45 तक है, नहीं 10, मेरी 10:45 तक क्लास है। 10:30 तो मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू होनी है, 10:30 है ना मेरी नेक्स्ट क्लास। अच्छा 10:45 है, नहीं अभी है जी, है अभी है। तीन 9 AM to 10:45 AM सैटरडे, ठीक है ठीक है, मैं 10:45 तक है। चलिए आगे बात करते हैं। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना। आपके स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, इन 6 लेक्चर्स के एंड पे काइंडली ये बता दीजिएगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसे, लाइक वीक में कितने ऐसे, एक एक चीज मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा मैं, आपने परेशान इसमें नहीं होना। ब्रेक नहीं है, अभी पढ़ रहे हैं हम, 10:45 तक क्लास है। नॉर्मली अब हमारी इन कैंपस क्लासेस स्टार्ट हो गई, वो 1.5 घंटे की होती हैं, तो मैं भूल गया था कि ये 1.25 घंटे की आपकी क्लास होती है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के ऊपर। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, मैंने अहमद अभी थोड़ी देर पहले आपको जवाब दिया आपके सवाल का कि जब और की बजाय एंड आ जाए तो फिर दोनों बातें डिस्कस करेंगे। अच्छा छोड़ दें, अब सारी चीजें भूल जाएं, अब सारी चीजें भूल जाएं। जब मैं आगे आपको जाकर एसेस पढ़ाऊंगा, उनकी इंटरप्रिटेशन पढ़ाऊंगा, आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी, एक एक चीज समझ आ जाएगी, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, एक एक चीज समझ आ जाएगी आगे। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, अब भूल जाए इन चीजों को, किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रहेगी आगे जब हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। महानूर मैं आपको बताऊंगा, मटेरियल वगैरह का एक एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा जरा वेट करें। मैं पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक एक चीज एड्रेस होगी। मैंने आपको कहा जिस दिन स्ट्रक्चर हमारा खत्म होगा मुझे फिर बताइएगा कि आपका कोई क्वेश्चन रहा या नहीं रहा। कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैं गारंटी करता हूं। मैं रोज पढ़ाता हूं ऐसे, ठीक है, मैं रोज मुख्तलिफ सेशंस को पढ़ाता हूं। जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका एक एक सवाल को मैं एड्रेस करके जाऊंगा, तो फिर तसल्ली रखें आप लोग। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ये मैंने नाम, ये मैंने खुद इस चीज को दिया जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूं कि सीएसएस का एसए किन चीजों पे पास या फेल होता है। एग्जामिनर आपके एसए के अंदर क्या क्या चीजें देख रहा है, एग्जामिनर क्या चीज आपके एसए के अंदर देखता है, वो मैं फैक्टर्स लिखने जा रहा हूं। ये मैंने अपना ऐसे जगह जगह एवेल्युएट करवा के, फिर 2 दफा सीएसएस में अपीयर हुआ, सीएसएस में ऐसे पास था, फिर जगह जगह मैंने बहुत से टीचर से एवेल्युएट करवाया, अब मैं खुद भी एवेल्युएट करता हूं। तो मैंने उस बेस के ऊपर एक एनालिसिस किया कि एग्जामिनर
किस बेस पे आपका ऐसे पास या फेल करता है, वो 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 ग्रामर, नंबर 2 कोहेरेंस, नंबर 3 रेलेवेंस। ये 3 एस्पेक्ट्स पे अगर आप काम कर लें, आप कैसे फेल हो नहीं सकता। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आप कैसे फेल हो जाए। अभी जस्टिफाई करता हूं कैसे। सिर्फ ये 3 चीजें अगर आप कैसे में स्ट्रांग हैं, आप कैसे फेल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और अगर इन तीनों में से एक चीज भी थोड़ी सी भी लैग कर रही है तो आप कैसे पास नहीं हो सकता, ये भी लिख लें। अभी जस्टिफाई करूंगा कैसे। नंबर 1 ग्रामर। ग्रामर का मतलब अंग्रेजी जबान के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की एप्लीकेशन। ग्रामर मींस करेक्ट ग्रामर, नॉट कॉम्प्लेक्स ग्रामर। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। आप लोग जब सीएसएस की तैयारी शुरू करते हैं, आपको बताया जाता है पता नहीं कितनी मुश्किल अंग्रेजी चाहिए सीएसएस के लिए, और सबसे पहला काम पता आप लोग क्या करते हैं, आप लोग को डॉन पे लगा दिया जाता है। डॉन पढ़ें, डॉन में से मुश्किल अल्फाज निकाल लें। आप एक रजिस्टर लेते हैं, डॉन पढ़ते हैं, डॉन में से जितने मुश्किल अल्फाज जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुने होते वो निकालते हैं। वो निकाल कर रजिस्टर पे लिखते हैं, उनके बड़े प्यार से आगे मीनिंग्स लिखते हैं, अपना एक वोकैबुलरी बैंक बनाते हैं। करते हैं ऐसी करते हैं ना आप लोग। और उसके बाद आप लोग वो मुश्किल अल्फाज जब आप निकाल लेते हैं, फिर आप अपनी राइटिंग शुरू करते हैं। आप उस राइटिंग में रजिस्टर खोलकर अपने साथ साथ राइटिंग कर रहे होते हैं, और साथ बड़े प्यार से उन अल्फाज को निकालते हैं और अपनी राइटिंग में लगाते जाते हैं। जितना मुश्किल अल्फाज होगा उतनी खुशी होगी आपको उसको लगाने में। ऐसे ही होता है। और आप उन मुश्किल अल्फाज को अपनी राइटिंग में लगाकर आखिर में जब आप अपना लिखते हैं, तो उसके बाद आपको अपने आप पे रश्क होता है कि वाह, मैं भी डॉन की तरह लिखना शुरू हो गया। वहां पर आप फेल होते हैं, आप। वो आपको फेलियर की तरफ चीज लेके जाती है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता होता कि उस वर्ड का बैकग्राउंड क्या है, उस वर्ड की कॉनोटेशन क्या है, उस वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, और वो कैसे उसने इस्तेमाल किया। नहीं, आपको लगा ये अल्फाज, इस वर्ड का ये मीनिंग है, इसको यहां ठोक दो। आपने लगा दिया, आप खुश हो गए। एग्जामिनर ने आपको उधर ही पकड़ लिया कि इसको कोई नहीं पता इसने क्या किया है, इसने वहां से अखबार से उठाकर वर्ड्स डाले हुए, इसे अंग्रेजी जबान का पता ही नहीं है। आप लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी मिसपरसेप्शन ये है कि मुश्किल वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हुए हम अब बड़ी अच्छी अंग्रेजी लिख लेंगे। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। इंग्लिश लैंग्वेज को अगर बेहतर करना है तो ग्रामर पे काम करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम करें। मुश्किल वोकैबुलरी से कभी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती। तो ग्रामर का मतलब करेक्ट ग्रामर, नॉट कॉम्प्लेक्स ग्रामर। जितना सादा बात कर सकते हैं, सादा अल्फाज में बात कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, उतना करें। आप खुद सोचें कि आपने एक सेंटेंस में 4 बड़े मुश्किल वोकैबुलरी के वर्ड्स लिख दिए। अब एग्जामिनर को समझ नहीं आ रही है बात पे करना चाह रहे हैं, वो तो आपकी थॉट्स देखना चाह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी थॉट्स इतनी मुश्किल है, वो समझ नहीं पा रहा, वो इरिटेट हो रहा है इस चीजों से, तो वो आपको फेल कर देगा। ठीक है। दूसरी चीज है कोहेरेंस। कोहेरेंस की मिसाल, कोहेरेंस कहते हैं आपकी बात के अंदर तसलसल और आपकी बात में के अंदर एक फ्लो, आपकी बात में कंसिस्टेंसी। आप जो बात कर रहे हैं वो एक फ्लो के साथ, एक तसलसल के साथ कर रहे हूं। अगर मैं यहां लेक्चर में, इंग्लिश एसे के लेक्चर में आते ही, इंग्लिश लेक्चर का स्ट्रक्चर शुरू करते ही आगे इस्लामियत की आयात आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, उसके बाद मैं आपको 1-2 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करवाना शुरू कर दूं, फिर मैं आपको एक लेक्चर करंट अफेयर्स पे दे दूं, उस 1.5 घंटे में आपको समझ नहीं आएगी कि चल क्या रहा है लेक्चर के अंदर। एक लेक्चर तो इंग्लिश एसे का था, पढ़ना तो हमने इंग्लिश एसे का स्ट्रक्चर था।
ये स्ट्रक्चर जैसे ही शुरू हुआ है तो साथ अंदर इस्लामियत की आयात आ गई, आयात से हम मोल्ड करके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए, वहां से फिर करंट अफेयर्स। दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ कोहेरेंस। यही आप लोग गलती करते हैं। आप स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को लिखना पाकिस्तान के मौशी मसाइल। आप कहते हैं जी पाकिस्तान के मौशी मसाइल जो है, पाकिस्तान एक बड़े संगीन मौशी बुरहान से गुजर रहा है, ये मौशी बुरहान पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्फीयर्स को खराब कर रहा है। असूल क्या है कि उस मौशी बुरहान के बारे में, बहरान के बारे में लिखें, आप उन इकोनॉमिक चैलेंजेस को अगर डिस्कस करें। आप साथ ही 2 लाइंस के बाद शिफ्ट कर जाते हैं, इकोनॉमी की सिग्निफिकेंस लिखना शुरू कर देते हैं। जी इकोनॉमी की डेफिनेशन ये है, इकोनॉमी तो बहुत अच्छी चीज होती है, किसी मुल्क की अगर इकोनॉमी अच्छी हो तो वो मुल्क बड़ा तरक्की करता है। एक इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है। दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ कोहेरेंस। बात तो आपने शुरू की थी पाकिस्तान के मौशी मसाइल से, अभी 2 लाइंस में आपने, 2 सेंटेंसेस में बात मौशी मसाइल से शुरू की, आगे आपने आके इकोनॉमी के तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। ये 99% लोग गलती करते हैं। दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ कोहेरेंस। आपकी बात में फ्लो नहीं रहता, इसका मतलब आप एग्जामिनर को अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे, आपकी थॉट्स में कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज थॉट्स के साथ बात कर रहे हैं, एग्जामिनर आपकी बात नहीं समझ पा रहा। ठीक है, तो कोहेरेंस कैसे बेहतर करनी है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा बेहतर कैसे करनी है। तीसरा है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है कि आप वो बता भी रहे हैं नहीं। ऐसे आ गया इन्फ्लेशन एंड कॉमन मैन इन पाकिस्तान। इन्फ्लेशन एंड कॉमन मैन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में महंगाई और आम आदमी, इन्फ्लेशन एंड कॉमन मैन इन पाकिस्तान। आपने ऐसे लिखना शुरू किया, पता चला इन्फ्लेशन पे पूरे का पूरा ऐसे लिख दिया, कॉमन मैन का जिक्र ही नहीं, आम आदमी का जिक्र ही नहीं, पूरे का पूरा ऐसे इन्फ्लेशन पे। ऐसे का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मेन कॉमन मैन, उस पर बात ही नहीं की आपने। दिस इज कॉल्ड इररेलेवेंस। आपसे जो एग्जामिनर पूछ रहा है उसको आप बता ही नहीं रहे। अब आप मुझे खुद बताएं, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी लिख रहे हैं, बात के अंदर तसलसल भी है, कोहेरेंस भी है, लेकिन एग्जामिनर पूछ कुछ रहा है, उसे आप बता कुछ रहे हैं, तो वो पास कैसे करेगा? रेलेवेंस नहीं लिख रहे। ग्रामर भी बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा अंग्रेजी का एक्सप्रेशन है, रेलेवेंट भी है, लेकिन अंदर जो आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं उनमें कंफ्यूज है, कोहेरेंस नहीं है, कैसे पास करेगा? उस बात ही समझ नहीं पा रहा आपकी कि क्या कहना चाह रहे हैं। कोहेरेंस भी है, रेलेवेंस भी है, ग्रामर ने ठीक, जहां इज एम आर आना वॉज वर लगा रहे हैं, हैड लगा रहे हैं, हैज की जगह हैव लगा रहे हैं, हैव की जगह हैड लगा रहे हैं, ईएस की जगह एस लगा दिया, एस की जगह ईएस लगा दिया, स्पेलिंग गलत कर दिए, पंक्चुएशन ठीक नहीं लगाई, प्रपोजिशन ठीक नहीं लगाई, आर्टिकल्स का इस्तेमाल गलत किया, जहां आईएमएफ के साथ हमेशा दी आता है, यूएन के साथ हमेशा दी आता है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमेशा दी आता है, दी उड़ा दिया, तो कैसे पास करेगा? अंग्रेजी के पेपर में अंग्रेजी ठीक नहीं लिख रहे, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप पूरा नहीं उतर रहे। तो इन 3 चीजों पे काम करने आपका इससे फेल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो यहां पर हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, जिसकी सिग्निफिकेंस तब बताऊंगा मैं आपको। यहां पे कोई क्वेश्चन है तो पूछने, अदरवाइज इसको वाइंड अप कर रहा हूं मैं। टास्क दूंगा जब स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ पढ़ाऊंगा। आज पढ़ाना था, लेकिन आज क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से थे, उनको एड्रेस करते हुए टाइम खत्म हो गया। तो पहली क्लास में मैं हमेशा असाइनमेंट देता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ पढ़ाकर आपको एक पैराग्राफ लिखने का कहता हूं। वो हम नहीं पढ़ सके तो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। ग्रामर प्रैक्टिस के लिए जिनकी बहुत ज्यादा कमजोर है ग्रामर, वो टू दी पॉइंट ले लें बीए की, और जिनकी थोड़ी बेहतर है वो रिवीजन करना चाहते हैं वो रैनन मार्टिन ले लें। चलें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा तो आपको दूंगा ना टास्क, अभी तो इंटरप्रिटेशन सिखाई नहीं है मैंने, आपको वो स्ट्रक्चर में सिखाऊंगा।